ठीक है, स्टार्ट। आइए, आज हिस्ट्री का क्लास फिर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कल जहाँ पे मैंने खत्म किया था वहीं से आज पुनः शुरू करते हैं। कल जैसा कि आपने देखा था कि मुगल प्रशासन के विषय में मैं पढ़ा रहा था, और मुगल प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, मुगल प्रशासनिक ढांचा जो था वो मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभाजित था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन को मैं कल बता रहा था, और केंद्रीय प्रशासन में जैसा कि आपने देखा कि राजा समस्त शक्तियों का स्रोत माना जाता था, होता था, और राजा की कार्य में सहायता के लिए यानी प्रशासनिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए राजा द्वारा अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उन पदाधिकारियों को ही सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता था, जिसे वजारत के नाम, सम्मिलित रूप से जिसे वजारत के नाम से जाना जाता। तो वजारत के अंतर्गत जो प्रमुख पदाधिकारी या अधिकारी शामिल थे उस पर मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने बताया था आपको कि जो पहला और सबसे प्रमुख अधिकारी था उसका नाम था वजीर। इस पर कल मैंने चर्चा किया था। दूसरा जो प्रमुख अधिकारी था उसका नाम था दीवान। दूसरा जो प्रमुख अधिकारी था उसका क्या नाम था? दीवान। और दीवान जो था वो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आप लोग गौर कीजिएगा कि कभी कभी एग्जाम्स में मुगलों के विभिन्न शासकों के समय में दीवान के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ मैं आपको उस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दीवान का पद अकबर ने सृजित किया था, और अकबर के समय के सबसे प्रमुख दीवानों में टोडरमल का नाम काफी विख्यात है। उसके बाद जहांगीर के समय में एतमादुद्दौला, जो नूरजहां का बाप था, पिता था, वो दीवान के पद पर था। और शाहजहां के शासनकाल में शादुल्ला खान, ठीक है, और औरंगजेब के काल में अरशद खान। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि ये जो दीवान के पद पर जो व्यक्ति कार्यरत थे, इसमें अरशद खान जो था वो मुगलों के शासन काल में सर्वाधिक समय तक दीवान के पद पर रहा था। लगभग 31 वर्षों तक उसने दीवान के पद पर कार्य किया था। यहाँ तक मैंने कल आप लोगों के बीच स्पष्ट कर दिया था। अब यहाँ से आगे आप लोग देखिए, यद्यपि जैसा कि आपने देखा होगा दीवान का पद काफी प्रमुख पद था, और इसका प्रमुख कार्य राजस्व विभाग का देखभाल करना था, या राजस्व विभाग से संबंधित मामलों को यह देखता था। चूंकि कि शासन व्यवस्था का आधार ही राजस्व होता है, और राजस्व विभाग के अंतर्गत बहुत से कार्य होते हैं, आज भी हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं, उनके अंतर्गत बहुत से कार्य हैं। और उसी प्रकार मुगलों ने भी राजस्व विभाग यानी दीवान के कार्यों में सहायता देने के लिए कुछ अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की थी। तो यहाँ देखिए आप लोग, दीवान के अंतर्गत अन्य पदाधिकारी, दीवान के अंतर्गत अन्य पदाधिकारी, दीवान के अंतर्गत। तो अन्य में दीवान एक खालिसा, दीवान एक खालिसा, दीवान ए तन, दीवान ए तन, मुस्तौफी। ठीक है, ये जो 3 पदाधिकारी थे
हेलो, ये जो 3 पदाधिकारी थे, ये तीनों दीवान के अंतर्गत कार्य करते थे। और दीवान एक खालिसा जो था, वो खालिसा भूमि की देखभाल करता था। खालिसा भूमि की देखभाल, ठीक है। अब उसके बाद था दीवाने तन या वेतन एवं जागीर का ब्यौरा रखता था। वेतन एवं जागीर का ब्यौरा। अब उसके बाद था मुस्तौफी, जो आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि दीवाने खालिसा भूमि वैसी भूमि को कहा जाता था जिस पर केंद्रीय सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था और इससे प्राप्त राजस्व को सीधे राजकीय कोष में जमा किया जाता था। अब आते हैं दीवाने तन का कार्य था वेतन एवं जागीर का ब्यौरा रखना। उसी प्रकार मुस्तौफी जो आय और व्यय का ब्यौरा रखता था, अर्थात कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख पदाधिकारी था उसका नाम था मीर बख्शी क्या करता था? तो यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। क्या था? सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, ठीक है। अब उसके बाद जो प्रमुख अधिकारी था उसका नाम था सद्र उस सुदूर। यह जो था वो धार्मिक मामले, दान, शिक्षा आदि, यानी सद्र सुदूर क्या करता था कि धार्मिक मामले, दान यानी राज्य की ओर से जिनको दान दिया जाता था उसके संबंध में, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब जो थे इसके मसले थे। और इन मसलों का देखभाल जो किया जाता था वो सद्र उस सुदूर के नाम से जो पदाधिकारी था। यहाँ पर एक चीज और आप लोग गौर कीजिएगा कि यही सद्र उस सुदूर को हम काजी उल कुजात भी कहते थे। काजी उल कुजात इसको हम कब कहते थे? जब सद्र उल सुदूर जो था वो न्यायिक मामलों का न्यायिक कार्यों को निपटाता था, अर्थात जज के रूप में न्यायिक कार्यों को निपटाना। जब ये सद्र सुदूर जज के रूप में अर्थात न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था तो यह काजी उल कुजात कहा जाता था, ठीक है। अगला पदाधिकारी का नाम था मीर शमा। यह सम्राट के व्यक्तिगत मामलों की देख रेख करता था। समझ रहे हैं इस बात को? अर्थात सम्राट का भी अपना कुछ व्यक्तिगत बातें होती हैं, उनकी व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं और उन व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखना जो अधिकारी करता था उसका नाम था मीर शमा, ठीक है। अब आते हैं मुहतसिब। गौर कीजिएगा, मुहतसिब। तो सबसे पहले मुहतसिब जान लीजिए कि मुहतसिब जो था वो इसका प्रमुख कार्य था ये सदाचार अधिकारी। इसका नाम था सदाचार अधिकारी। सदाचार अधिकारी का मतलब हुआ कि यह प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, ठीक है, मुहतसिब। और सर्वप्रथम औरंगजेब द्वारा मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो आप इसे गौर से देख लीजिए। यदि आप इसे
नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अब आते हैं, ये हुआ केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम। अब हम यहाँ के बाद चलेंगे प्रांतीय प्रशासन के विषय में। ठीक है, तो हम इसको अब प्रांतीय प्रशासन के विषय में, प्रांतीय प्रशासन आप लोग गौर से यदि सुनिएगा और देखिएगा तो मेरा यहाँ हमको लगता है कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ आइए, देखिए केंद्रीय प्रशासन अब प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन भी, मुगलों का प्रांतीय प्रशासन भी बहुत हद तक केंद्रीय प्रशासन का ही प्रतिरूप था, यानी कि प्रांतीय प्रशासन का पैटर्न भी केंद्रीय प्रशासन के अनुसार ही निश्चित किया गया था। केंद्र जो था यानी कि साम्राज्य जो था वो अनेक प्रांतों में विभाजित था। साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित, अनेक प्रांतों। प्रांत को सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा। यहां गौर कीजिएगा, साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था, प्रांत को सूबा कहा जाता था। ठीक है, और सूबे के प्रमुख अधिकारी को हम लोग सूबेदार के नाम से जानते थे। किसके नाम से? सूबेदार। प्रमुख अधिकारी कौन था? सूबेदार। सूबेदार का कार्य क्या था प्रांतों में? यह सैनिक और असैनिक, सैनिक और असैनिक मामलों की देखभाल क्या करता था? सैनिक और असैनिक मामलों की देखभाल। ठीक है, सूबेदार। दूसरा जो प्रमुख अधिकारी का नाम था वो भी दीवान। दीवान, यहां आप गौर कीजिएगा, जिस प्रकार केंद्र में सैनिक और असैनिक मामलों की देखभाल वजीर करता था, वकील किया करता था, वहीं और दीवान जो था वो वित्त एवं राजस्व संबंधी मामलों को देखता था। तो यहाँ भी प्रांतों में भी दीवान जो था वो वित्त एवं राजस्व संबंधी मामलों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कोतवाल। एक चीज आप लोग यहाँ नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि मुगलों के शासन काल में एक अधिकारी का नाम होता था कोतवाल। ये कोतवाल कौन था? तो जान लीजिए, ये कोतवाल बड़े बड़े शहरों का प्रमुख होता था। बड़े बड़े शहरों की देखभाल करने की जिम्मेवारी किस पर होती थी? तो वो कोतवाल पर होती थी। ठीक है, तो ये था मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन यानी कि केंद्रीय शासन को आपने देखा, अब प्रांतीय शासन। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और देखिए आगे अगला है प्रांत कई सरकारों। प्रांत कई सरकारों में विभाजित। यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग कि मुगल शासन काल में प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया जाता है। सरकार यानी आज का जो जिला है उसको उस समय सरकार कहा जाता था। ठीक है, और प्रमुख पदाधिकारी, यहाँ भी दो पदाधिकारी होते थे, जान लीजिए, दो पदाधिकारी, एक फौजदार। यहाँ भी दो पदाधिकारी होते थे, एक जो होता था उसका नाम था फौजदार और दूसरा जो था वो आमिल। एक फौजदार और दूसरा आमिल। यहाँ भी इसके कार्य, जो बंटवारा ऊपर आप देखते हैं कार्यों का, वही बंटवारा यहाँ भी था। और यहाँ भी यह जो था फौजदार वो सैनिक मामले देखता था, सैनिक मामले। ठीक है, और आमिल जो था वो वित्तीय मामलों को देखता था, वित्तीय या राजस्व। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहां देखते हैं कि मुगलों ने प्रांतीय या अपनी शासन व्यवस्था में सैनिक मामलों और वित्तीय मामलों को, वित्तीय मामलों इससे प्रकार या
साबित होता है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो बड़ा ही सेंसिटिव इशू था, इसीलिए मुगलों ने या यूं कहिए दिल्ली सल्तनत में भी वित्तीय मामलों को हमेशा प्रशासन सैनिक मामलों से अलग रखा गया और उसे एक अलग विभाग के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखिए ये आप गौर से देख लीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जिला से नीचे, अब देखिए सरकार यानी जिला कई परगनों में विभाजित, परगना कई परगनों में विभाजित। अपने बिहार में तो परगना का आप नाम नहीं सुनते होइएगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में यदि चल जाएंगे तो वहां अभी भी परगना का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। वहां परगना का अस्तित्व अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सरकार जो था वो कई परगनों में विभाजित था और यहाँ भी परगना के भी दो अधिकारी होते थे। परगना के दो अधिकारी, एक सिकदार और दूसरा आमिल, सिकदार और आमिल। यहाँ भी इनके कार्य वैसे ही थे। यह सैनिक मामले, सिकदार जो था वो सैनिक मामले देखता था और आमिल जो था वो वित्त संबंधी, आमिल जो था वो वित्त संबंधी। ठीक है, केवल नाम बदलता जा रहा है और ज्यूरिसडिक्शन चेंज होता जा रहा है, लेकिन कार्य मोटे तौर पर ऊपर से नीचे तक एक समान ही थे, भले ही पदाधिकारियों का नाम थोड़ा अलग अलग हो। अब यहाँ एक चीज और आप गौर कीजिएगा कि अकबर ने अपने शासन काल में परगना, ये परगने के प्रमुख अधिकारी हैं, परगने से ही जुड़े हुए एक अन्य अधिकारी थे, उनका नाम था करोरी। क्या नाम था? करोरी। देखिए इस करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? अकबर, पहली बार अकबर के द्वारा। ये अधिकारी क्या करता था? तो वैसे परगने जिनकी सालाना आय यानी वार्षिक आय, एनुअल इनकम, सालाना आय 1 करोड़ दाम था, 1 करोड़ दाम था, वहां के लिए अकबर ने करोरी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। और साथ ही साथ तो परगना में जब परगने के प्रशासन को आप देखते हैं तो एक तो सिकदार है, दूसरा आमिल है, तीसरा एक अधिकारी करोरी है जिसकी नियुक्ति अकबर द्वारा की गई थी। कैसे, क्यों किया गया था ये मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त परगने में 2 अन्य अधिकारी भी होते थे, एक का नाम था कानूनगो और दूसरा का नाम था कारकुन। एक का नाम था कानूनगो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, एक का नाम था कानूनगो और दूसरा था, यहां देख लीजिए, कानूनगो जो होता था वो राजस्व संबंधी कागजातों की देखभाल, कानूनगो का कार्य राजस्व संबंधी कागजातों की देखभाल। और कारकुन जो था वो आज का जो सचिवालय का क्लर्क होता है ना, आज जो देखते हैं सचिवालय में जो सेक्रेटेरिएट वगैरह में जो क्लर्क वगैरह होते हैं या डीएम ऑफिस या कहीं भी जो जिसको हम लोग क्लर्क कहते हैं, वही उस समय कारकुन कहलाता था, यानी कि क्लर्क। ठीक है, अब आते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जो अभी आपने देखा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव। गांव क्या था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई यानी सबसे निचले लेवल पे गांव आता था और यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। और गांव के प्रमुख यानी गांव का जो प्रमुख होता था वो खूत मुकद्दम चौधरी, खूत मुकद्दम और चौधरी के नामों से जाना जाता था। तो ये था मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था
जो केंद्र से लेकर निचले स्तर यानी गांव के स्तर तक था। यदि आप लोग इसे एक मोटे तौर पर एक ग्राफ के द्वारा मैं आप यहां बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य से नीचे सूबा, सूबा से नीचे सरकार, सरकार से नीचे परगना, और परगना से नीचे गांव। यहां मैं एक बात आप लोगों को और बताऊंगा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो शाहजहां के शासनकाल की बात है, जब शाहजहां ने सरकार और परगना यहाँ पे यानी सरकार और परगना के बीच में एक नए पद प्रशासनिक इकाई का गठन किया था जिसका नाम था चकला। क्या नाम था? चकला। यहां गौर कीजिएगा आप लोग, शाहजहां ने सरकार और परगने के बीच में यानी सरकार यानी जिला और परगना के बीच में शाहजहां ने चकला नामक एक नए प्रशासनिक इकाई का गठन किया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हुआ मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो है मुगलों का राजस्व प्रणाली, रेवेन्यू सिस्टम। अब आइए राजस्व प्रणाली। राजस्व प्रणाली के महत्व से आप लोग परिचित होइएगा, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे कोई मध्य काल हो, या चाहे आज का काल हो। किसी भी समय राजस्व का जो गठन, राजस्व जो है वो किसी भी सत्ता और सरकार या व्यवस्था का प्राणवायु है। बिना राजस्व का कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती है। इसीलिए शुरू से ही राजस्व प्रणाली को अच्छे तरीके से संगठित करने और संचालित करने की बात या प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर जब हम मुगलों की राजस्व प्रणाली को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि मुगलों की राजस्व प्रणाली जो थी उसका आधार क्या था। जैसे आज यदि आज की बात हम लोग करते हैं कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के राजस्व का आधार क्या है, तो आज हम लोग कैसे अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्थात प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। कहने का मतलब कि आज की अर्थव्यवस्था जो है कृषि, उद्योग और सेवा, इन 3 क्षेत्रों में विभाजित है, और तीनों का अर्थव्यवस्था में अपना अलग अलग योगदान है। आज के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है वर्तमान में, लेकिन वो दौर था या हाल फिलहाल आज से 50 साल पहले, 40 साल, 30 साल पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हुआ करता था कृषि। उसी प्रकार मुगलों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? कृषि। और कृषि से जो आय, टैक्स प्राप्त होता था उसे हम लोग कहते थे भू राजस्व, यानी भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व। यह क्या था? मुगल राजस्व व्यवस्था का आधार। मुगल राजस्व व्यवस्था का आधार क्या था? भू राजस्व, यानी भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व को। अब आपको सवाल यह है कि मुगलों का जो शासन था वो आपने देखा होगा कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था और एक बड़ा विशाल भूखंड था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मुगलों के पास जितनी भूमि थी, अर्थात मुगल शासक जिन भूमियों पर शासन करते थे उन भूमि अर्थात वो सभी भूमि एक समान थे या अलग अलग थे। तो यहाँ देखिए मुगलों की भूमि व्यवस्था जी थी या वो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? तो समस्त भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। गौर से आप लोग देखिएगा, 3 भागों में। पहला प्रकार का जो भूमि था उसको कहा जाता था जागीर। क्या कहा जाता था? जागीर। और पहला भूमि था वो जागीर कहलाता था। दूसरा भूमि था खालिसा, ठीक है।
और तीसरे प्रकार की भूमि जो थी वो मदद ए मास, मदद ए मास या इसको सरयू गल के नाम से भी जाना जाता था। गौर कीजिएगा, पहले प्रकार की भूमि यानी कि मुगलों ने अपने समस्त भूमि को 3 भागों में बांटा था प्रशासनिक दृष्टिकोण से। देख लीजिए, तो सबसे पहले थी जागीर। जागीर वैसी भूमि को कहा जाता था जो प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता था, वेतन के बदले प्रदान किया जाता। दूसरा भूमि था खालिसा। खालिसा क्या था? जागीर भूमि। देखिए पहले यहाँ देखिए, जागीर भूमि में जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो जागीरों से अर्थात अपने जागीर से टैक्स वसूल कर उससे अपने खर्चे को रख कर शेष राशि को केंद्रीय सरकार के जिम्मे सौंप देते थे। ठीक है, वहीं खालिसा भूमि जो था वो क्या था? तो इस पर केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल, सीधा नियंत्रण, केंद्र का सीधा नियंत्रण होता था। और तीसरी प्रकार की जो भूमि थी वो मदद ए मास यानी सरयू गल कहलाती थी, यानी वैसी भूमि जो विद्वानों, संगीतकारों यानी वैसे लोग, यानी दान में दी जाने वाली भूमि, यानी वैसी भूमि जो दान में दी जाती थी, दान में दी जाती थी। तो ये भूमि का जो बंटवारा है आप इसको गौर से देखिएगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जो है ये देख लिए। अब आते हैं भूमि का बंटवारा। 3 प्रकार के भूमि थी मुगलों के पास, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है कि आज भी और उस समय भी ये जितनी भी भूमि थी, आज भी हम लोग आंकड़ा निकालते हैं कि पूरे भारत में या भारत की कुल क्षेत्रफल में कितनी भूमि पर खेती की जाती है और कितनी भूमि पड़ती है, कितने पर जंगल है। उसी प्रकार उस समय भी ऊपर कृषि के आधार पर, यानी कृषि कार्य के आधार पर, देखिएगा गौर कीजिएगा, कृषि कार्य के आधार पर भूमि का वर्गीकरण, भूमि का वर्गीकरण मुगल काल में भी कृषि कार्य अर्थात वह कृषि कार्य के आधार पर भी भूमि का वर्गीकरण किया गया था। और पहला जो था वो पोलज कहलाता था। पोलज, पोलज भूमि यानी जिस पर लगातार खेती हो, लगातार कृषि जिस पर हो, कृषि। ठीक है, परती दूसरा जो भूमि था वो था परती, अर्थात जिस पर 1 से 2 वर्ष, 1 से 2 वर्ष खेती न हो, खेती न हो। ठीक है, पहला था पोलज, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर, तीसरा चाचर यानी जिस पर 3 से 4 वर्षों तक खेती न हो, खेती न हो। और चौथा था बंजर। क्या था? बंजर, जिस पर 5 या अधिक वर्षों तक खेती न हो। तो इस प्रकार कृषि कार्य के आधार पर मुगलों के अंतर्गत 4 प्रकार के भूमि थे। पोलज जिस पर लगातार खेती होता हो, परती जिस पर 1-2 वर्षों तक खेती न हो, और तीसरा चांचर जिस पर 3-4 वर्षों तक खेती न हो, और चौथा था बंजर भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों तक खेती न किया जाता हो। ठीक है, यह था भूमि का वर्गीकरण। अब आते हैं हम लोग कि राजस्व, भू राजस्व पर। ठीक है, अब आइए भू राजस्व का निर्धारण।
भू राजस्व का निर्धारण, अर्थात वो उस समय टैक्स जो लेती थी सरकार, वो लेने का तरीका क्या था, ये आपको देखना है। तो भू राजस्व निर्धारण सबसे पहले क्या किया गया, तो समस्त भूमि की पैमाइश, समस्त भूमि की पैमाइश, समस्त भूमि की पैमाइश। यहां आप लोग देखे होंगे, ये आप लोगों को मैंने बताया था कि अकबर से पहले मध्यकाल में भूमि की पैमाइश के लिए प्रचलित तरीका कौन था, सिकंदरी गज। सिकंदरी गज, सिकंदरी गज कितने का था, 32 इंच, ठीक है। लेकिन अकबर ने क्या किया, सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग शुरू किया। किसका, इलाही गज। और ये कितना था 33.5 इंच। अकबर ने जो इलाही गज शुरू किया उसका माप था 33.5 इंच, और इसका यूज किया जाने लगा भूमि के पैमाइश में। तो भू राजस्व निर्धारण के लिए पहले समस्त भूमि की पैमाइश की गई, और समस्त भूमि की पैमाइश करने के बाद क्या किया गया कि भू राजस्व कुल उपज का, कुल उपज यानी कि प्रत्येक भूमि की कुल उपज का 33.5%, सॉरी 33% निश्चित किया गया, निश्चित किया गया। भू राजस्व वसूली का तरीका क्या था, तो यह नगद और अनाज दोनों रूपों में, अर्थात दोनों रूपों में, यानी कि यह निश्चित था कि कुछ नगद के रूप में और कुछ अनाज के रूप में वसूल किया जाएगा। तो यह था भू राजस्व निर्धारण के विषय में। इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक जो आप देखिए, अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, देखिए, तो आपने देखा कि पहले समस्त भूमि की पैमाइश की जाती थी, उसके बाद भू राजस्व निश्चित किया जाता था, जो 33% होता था वो नगद और जिन्स दोनों रूपों में वसूला जाता था। लेकिन भू राजस्व वसूलने के तरीके क्या थे, अर्थात उपज का 33% जो लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा। तो यानी भू राजस्व निर्धारण का तरीका, निर्धारण का तो तरीका पर यदि हम लोग आते हैं कि क्या तरीका था, ठीक है, तो जान लीजिए कि संपूर्ण मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भू राजस्व निर्धारण का जो तरीका था वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग था। जो मोटे तौर पर उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे जब्ती, पहला क्या था, जब्ती, दूसरा नस्क, इसे कनकूत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कनकूत। और तीसरा था बटाई, तीसरा क्या था, बटाई। पहला जब्ती, दूसरा नस्क या कनकूत, और तीसरा था बटाई। तो जान लीजिए जब्ती जो था वो वास्तविक पैदावार पर था, वास्तविक पैदावार, वास्तविक पैदावार। कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ष भूमि का सर्वेक्षण, भूमि के की माप की जाती थी और उस पर फसल बोया जाता था, और जो पैदावार होता था उस पैदावार का यानी वास्तविक पैदावार का 33%, ठीक है, वसूला जाता था। दूसरा था नस्क। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि पिछले वर्ष की पैदावार एवं भुगतान, यानी कि पूर्व वर्ष की पैदावार के आधार पर, पैदावार के आधार पर, कहने का मतलब कि भू राजस्व निर्धारित करने से पहले पिछले वर्ष का आंकड़ा देखा जाता था और उसी के आधार पर लगान यानी पैदावार निश्चित करके लगान वसूल लिया जाता था। और तीसरा जो था, जो सबसे फेमस था, तीसरा तरीका जो सबसे फेमस था उसका नाम था बटाई। बटाई जो था वो, इसको 3 प्रकार, इस बटाई के अंतर्गत भी 3 प्रकार थे। देखिए,
सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए बटाई को समझिए। बटाई को समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसको फ्रेश करते हैं। बटाई पद्धति, बटाई पद्धति, लगान निर्धारण का बटाई पद्धति। तो जान लीजिए बटाई पद्धति क्या था। तो सबसे पहले बटाई पद्धति जो था वो भी 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला था खेत बटाई, खेत बटाई। दूसरा था लंक बटाई और तीसरा था रास बटाई। अभी भी आप लोग देखते होइएगा, अब तो खैर उतना प्रचलित ये नहीं है, लेकिन खेत बटाई जो था वो क्या था कि खेत में ही फसल का बंटवारा, खेत में ही फसल का बंटवारा, यानी खेत ही बांट लिया जाता था। यानी खेत में 1 बीघा है तो 1 बीघा में 33% के हिसाब से मान लिया कि उसका कितना हो गया आपको, करीब करीब 6 कट्ठा, 6 कट्ठा को यथी कर दिया जाता था, चिन्हित करके उसका जो फसल होता था वो सरकार का होता था, यानी खेत में ही फसल का बंटवारा। दूसरा आता था लंक बटाई। लंक बटाई क्या था? तो पूरे फसल को काट लिया जाता था और काट कर उसका गट्ठर बना दिया जाता था। गट्ठर, जिसे गांव में बोझा कहते हैं। हमको गांव में आज आप लोग जाइएगा अभी भी तो उसको बोझा कहते हैं, फसलों के गट्ठर। तो बोझा बना दिया जाता था और बोझा पर बोझे का बंटवारा होता था। और तीसरा था रास बटाई, यानी खलिहान में ये होता था। कहाँ? खलिहान में, यानी कि पूरे फसल को खलिहान में उसको, उसका क्या बोलते हैं, अनाज उससे निकाल लिया जाता था और तब अनाज का बंटवारा कर लिया जाता था। तो ये था लगान निर्धारण का तरीका जो था वो मुगलों के काल में। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपको लगान निर्धारण से ही मैं बताने जा रहा हूं और बड़ा महत्वपूर्ण है, आप गौर से देखिएगा। उसका नाम है आईन ए दहसाला। आईन ए दहसाला, गौर कीजिएगा, ये बड़ा प्रचलित है मुगलों के काल में। उनके टैक्स सिस्टम को यदि आप देखिएगा तो आईन ए दहसाला जो है वो बड़ा ही प्रचलित है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह एक राजस्व व्यवस्था था। क्या था? राजस्व व्यवस्था, ठीक है। और आगे देखिए, इसे 1580 में अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने शुरू, अकबर द्वारा शुरू। फिर इससे आगे देखिए तो इसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कि कौन सी व्यवस्था? टोडरमल व्यवस्था। टोडरमल अकबर के वित्तीय सलाहकार कहिए या अकबर के समय में एक तरह से प्रधानमंत्री कहिए, फाइनेंस मिनिस्टर कहिए, जो टोडरमल ने आईने दहसाला व्यवस्था की नींव रखी, यानी इस व्यवस्था के रचनाकार वही थे। अब सवाल उठता है कि ये दहसाला व्यवस्था थी क्या? तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि पिछले 10 वर्ष, पिछले 10 वर्षों के पैदावार, 10 वर्षों के पैदावार एवं उनके मूल्य, एवं उनके मूल्य का औसत निकाला जाता था, मूल्य का औसत, और फिर लगान निश्चित किया जाता था, निश्चित किया जाता था। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब कि यदि कोई जमीन है, आज उसका लगान निश्चित करना है, तो उस जमीन का पिछले 10 साल का हम रिकॉर्ड उठाएंगे कि प्रत्येक वर्ष उसमें कितना वहां पैदा हुआ, कितना पैदावार हुआ, और प्रत्येक वर्ष पैदावार का मूल्य क्या था, और 10 वर्ष का औसत निकाल के जो आएगा वो लगान फिक्स कर दिया जाएगा। यही था आईने दहसाला व्यवस्था। तो ठीक है, ये यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आएंगे, चलिए सर अभी रुक जाइए। ठीक है, चलो देख लिख लो।